हेलो दोस्तों, मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन दिए थे, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में ऐड किया था, उसी को सॉल्व करा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बनाया होगा और जो आया है वो ठीक है, जो नहीं आया है अभी आप देखेंगे, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है। जैसे 0.9 पे बार, इसको छोटे बच्चे से दिखाएंगे तो बच्चा 9 बोलेगा और फिर बोलेंगे कि जिस पे 76 नहीं है उसको घटाओ, तो 0 घटाएगा। फिर एक अंक पे बार है इसलिए एक 9 लिखेंगे, तो 9/9 मीन्स आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। यह आंसर थोड़ा मतलब अजीब है, इसके बारे में एनसीईआरटी में भी चर्चा किया गया है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से मैंने चुना है, इसलिए मैंने आप लोगों को दे दिया ऐसा क्वेश्चन है। अब देखिए 0.17 है तो इसको हम लोग 17 लिख लेंगे। 76 को छोड़ के जो संख्या वो घटाएंगे, मतलब 0, और 2 अंकों पे बार है तो 2 9 लिखेंगे, मतलब कि आंसर कितना हो जाएगा? 17/99। ठीक है। फिर एक बार इसको देखते हैं, इसमें छोटा बच्चा क्या देखेगा? तो 17, इसमें से माइनस करेंगे। 76 को छोड़ के 01 है, 01 है मीन्स 1 माइनस करना है, बटे एक अंक पे बार है तो 1 9, दशमलव के बाद कोई ऐसी संख्या है जिस पे बार नहीं है तो उसके बदले 0 मीन्स 16/90। 2 से अगर हम लोग कटाते हैं तो 8/45 हो जाएगा। ठीक है। अब जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो पिछला वीडियो जरूर देखे, फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट करे। अब 3 हो गया इसमें से। चौथा 5.875 केवल 5 पे बार है, तो छोटा बच्चा क्या देख के बताएगा कि 5875 है। इसमें से ये बार वाली संख्या को छोड़ के जो संख्या बचे 587, इसी को घटाना है, बटा कितनी संख्या पे बार है? 1 पे, तो 1 9, और दशमलव के बाद ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन पे बार नहीं है? 2, उसके बदले 2 0 लगाना है। अब आप लोग कर लेंगे इसके बाद। अब इसको देखिए 271 है, इसमें से घटाना क्या है? केवल 2 है जिस पे बार नहीं है तो इसी को घटाना है। उसके बाद 2 अंक ऐसे हैं जिस पे बार है तो उसके लिए हम 2 9 लिख देंगे। ठीक है, बस यही आंसर हो जाएगा, 269/99। ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं, ये 3 4 2 5, इसमें से घटाना है, वो संख्या घटानी है जिस पे बार नहीं है। 3 4 मीन्स 34 घटाना है इसमें से, और 9 2 लिखेंगे क्योंकि 2 अंकों पे बार है। 1 4 ऐसी संख्या है इसमें बार नहीं है और ये दशमलव के बाद है तो इसके बदले 0 लिखेंगे, घटा के, और इसको 990 से भाग दे देना है, वही संख्या है। अब इसको क्या लिखेंगे? तो ये इसको लिखेंगे 374, माइनस कितना करना है? तो 37, बटे एक अंक पे बार है तो 1 9, और दशमलव के बाद 2 अंक ऐसे हैं जिसमें बार नहीं है, उसके बदले हम किसका प्रयोग करेंगे? 0 का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अब इसको देखिए, अब इसका मान ज्ञात करना है। जैसा कि मैंने आप लोग क्वेश्चन दिए थे, उसमें ये मैंने क्वेश्चन दिया था, मतलब कि 0.4 का वर्गमूल। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखिए 0.4 पे बार है, इसका मतलब ये है कि 4/9 है। ठीक है। तो पहले इसको हम लोग p/q में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 2/3, यही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं प्लस करने के लिए, या एक माइनस भी दिया है मैंने घटाना करने के लिए, तो इसमें p/q के फॉर्म में बदलना जरूरी नहीं है। अगर आप p/q के रूप में बदलेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन आपको समय ज्यादा लगेगा। इसलिए मैं आपको जैसे बता रहा हूं, इसको आप फैला कर लिख लीजिए। 0. बार का मतलब होता है बार बार रिपीट होना। ठीक। फिर इसको हम लोग लिख लेंगे 0.373737। अब आप देखेंगे कि इसका जोड़ 2 को केवल जोड़ रहे हैं हम, तो 0 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1 7 3 10 1 11, फिर 6 3 9 9 1 10 का 0, फिर 10 1 11, फिर 0, फिर 0.1 आ जाएगा। इसको हम लोग सिंपली ऐड कर रहे हैं। अब आप देखिए, अगर आप चाहें तो और 2 बार लिख लीजिए, ऊपर 6 3 नीचे 3 7। आप देख सकते हैं इसमें फिर वही आएगा, 7 3 10 के 0, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1 7 3 10 1 11 के 1। तो देख रहे हैं 0 1 0 1 0 1, बार बार रिपीटेशन यही हो रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू मिल के कितना है? 1.01 का बार, 01 का बार है। ठीक है। अब हम लोग इसमें थर्ड जो संख्या दी हुई है 0
8180 इसमें ऐड करना है। फिर वैसे ही लिखेंगे हम लोग 1.010101 इतने से समझ में आ जाएगा आपको कि क्या लिखना है। फिर 0.80808080। अब आप देखेंगे कि 1.8 अब इसको कैसे लिखना है तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ चुके होंगे कि 1 दशमलव बार रिपीट क्या हो रही है 81। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कभी भी प्लस करने के लिए दिया जाए तो आप लोग इसको p/q में न बदल के पहले ऐसे ही फैला के लिख के चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिपीटेशन किसका हो रहा है और किस संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। जो संख्या रिपीट हो रही है उस पर बार लगा देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और ये एक बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन। अब आप इसको देखिए, अगर ये आप बना लेते हैं तो माना जाए कि आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, देखिए पहले इसको हम p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इसका हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब इसको हम करेंगे तो 1/9 आएगा। मैंने इसको 1/9 लिख लिया और 1/9 का स्क्वायर 1/81 हो जाएगा। ठीक है, अब एक समस्या और बची है, यहाँ पे केवल 6 पे है ना, 0.16 इसी पे बार है केवल, तो हम लिखेंगे इसको 16-1/9 मीन्स 15/90 मीन्स 1/6। इसको हम लिख लेते हैं 1/6। फिर इसका स्क्वायर भी है, ठीक है, 1/81 और इसको लिखना होगा 1/9 गुणे 1/6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो कट के ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ देखते हैं समझ में आया। 1/81 फिर 1 ऋण 1/4 1 ऋण 81 फिर गुणा किससे करना है 4 एकम 4 में से 1 कम हुआ 3/4 से 3 से हम लोग इसको काट देंगे 27 1/108। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के बारे में पढ़ाया था, अगर आप लोग ये क्वेश्चन बना लिए हैं तो मेरी समझ से आप लोग इसके बारे में बढ़िया से जान चुके हैं और कॉम्पिटिटिव लेवल का जो एग्जाम होगा आप लोग जरूर कर पाएंगे। थैंक यू। तो दोस्तों आइए देखते हैं दूसरे पार्ट पे मैंने दिया था ये इसका इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए, और ऐसे कुछ क्वेश्चन थे, ये भी मैंने दिया था आप लोगों को। तो इसमें मैंने आपको सिखाया है कि आगे के अंक हम लोग इग्नोर करेंगे, इसमें केवल 2 अंक और इसमें केवल 1 अंक के बारे में सोचेंगे। ठीक है, और 45 में हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 4 से, और रिमाइंडर मतलब शेषफल क्या आएगा इससे मतलब है शेष कितना आएगा इसका शेष आएगा 1। बस हो गया आंसर। इसी 7 को केवल एक बार लिख देना है। ठीक है, तो यही हमारा इकाई का अंक में प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसमें इसको हम लोग हटा देंगे और देखेंगे कि 1 का घात 72, 1 का 1 करोड़ घात भी होगा, कोई घात हो तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें गुणा भाग करने की जरूरत भी नहीं है। तो हम लोग पा गए कि एक ही इकाई का अंक होगा। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ भी, अगर यूनिट प्लेस पे क्या है 1 है तो इसके इकाई के अंक पे भी क्या आएगा 1 आएगा। अब इसमें यूनिट प्लेस पे क्या है तो 2 है, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 6 के बारे में वैसे आपको बता दूं कि 6 भी अगर अंत में हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इकाई के स्थान पे अगर ये अंक होंगे तो उनका कैलकुलेशन करने की भी आपको जरूरत नहीं है, यही अंक यूनिट प्लेस पे ही आएंगे। ठीक है, तो खैर मैं आपको बता दूं, तरीका मुझे बताना है क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जिसमें लास्ट में 6 हो या 1 हो या 0 हो। तो लेकिन प्रोसेस क्या है वो आप समझिए, 2 को इग्नोर कर दिए, बस इसी से मतलब है हमको, और इसमें 1 को इग्नोर कर दिए और हम भाग करेंगे किससे 4 से। शेषफल कितना आएगा तो शेष आएगा 0। मैंने आपको सिखाया है कि अगर शेष 0 आए तो इसका 4 बार गुणा करेंगे, 1 2 3 और 4 बार। तो 6 6 के 36, इसमें भी यूनिट प्लेस 6 ही आएगा, और इसमें भी 6 6 के 36 यूनिट प्लेस क्या आएगा 6 ही आएगा। तो इससे मतलब तो है नहीं, बस यूनिट प्लेस से मतलब है। फिर 6 6 के 36 मीन्स इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा 6 आएगा। ओवरऑल ये पूरे इस पूरी संख्या से हमें क्या प्राप्त हुआ यूनिट प्लेस पे 6 प्राप्त हुआ। अब इसको देखना है, इसमें 1 अंक केवल 2
और इसमें 2 अंक चाहिए। 43 में हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल 3 आएगा। शेषफल 3 आने का मतलब कि ये 2 को हमको कई बार गुणा करना पड़ेगा, 3 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 6 में से 8 घटाना है। ठीक है, तो बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं कि 6 से 8 घटा दे और आंसर कितना ला दें, -2। लेकिन आप एक बार सोचिए कि कभी भी इकाई के स्थान पे कोई ऋणात्मक संख्या आ सकती है, तो इसका जवाब आपको मिलेगा कि नहीं। मैं अगर बोलूं कि ये कौन सी संख्या है तो आप बोलेंगे 642 है, लेकिन मैं अगर बोलूं कि ये कौन सी संख्या है तो आप कहेंगे कि ये तो संख्या नहीं है, ये एक ऑपरेशन है, घटाना है ये। ठीक है, तो ऐसे कभी संख्या नहीं बनती है, इसलिए इकाई का अंक कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ अगर -2 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, तो आप यहाँ खुद से 1 लगा लीजिए। कभी भी अगर बाएं तरफ की संख्या छोटी आ जाए और इससे बड़ी संख्या घटाने को है तो आप इसमें खुद से क्या लगा सकते हैं, 1। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि इधर भी तो कोई संख्या होगी, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी संख्या थी, इसमें से 1 आपने कैरी किया तो ये 16 हो गया। 16 से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8। यही हमारे इकाई के अंक पे संख्या मिलेगी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और कोई क्वेश्चन जो मैंने दिया है अगर आपको समझ में ना आए तो जरूर कमेंट करके पूछें। आइए देखते हैं तीसरा पार्ट जो मैंने आपको बताया था, मतलब सेकंड वीडियो में मैंने आपको 3 कंसेप्ट बताए थे, उसमें से ये तीसरा भाग है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना और विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया है उसमें 4225 और 4225 था। वैसे तो आप लोगों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कम से कम 30 तक आपको स्क्वायर और कम से कम 25 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। अगर आप बहुत बढ़िया है, तैयारी करना बहुत अच्छे तरीके से चाहते हैं तो आपको 50 तक याद होना चाहिए स्क्वायर और 30 तक कम से कम क्यूब याद होना चाहिए। मैं तो इसको देखूं तो अगर आप भी पढ़े होंगे, थोड़ा याद वाद किए होंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि ये 65 का स्क्वायर है। क्या है, 65 का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप नहीं किए हैं याद तो आप इसको भाग दीजिए 5 से तो कई बार जाएगा, 845, फिर क्या हो जाएगा 169, फिर 13 का ये वर्ग है, 13 एकम 13। तो इस प्रकार से हम इसका प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। 5 2 बार है तो इसका पावर क्या लिखेंगे, तो 2, और 13 2 बार है तो 13 का पावर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, तो गुणनखंडों की संख्या या नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या अगर आपको बतानी हो इसकी तो इसमें भी 1 ऐड करेंगे और फिर इसमें भी 1 ऐड करेंगे और आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर सम गुणनखंडों की संख्या तो इसको हम जितनी विषम संख्याएं होती हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसके घात में 1 ऐड करते हैं, और सम संख्या अगर इसमें होती तो उसके घात में ऐड नहीं करते हैं। तो इसमें कोई सम संख्या तो है ही नहीं, तो इसमें हमको क्या करना है, 2 1 3 बना लेना है और इसमें भी 2 1 3 बना लेना है। मतलब कि सभी के सभी जो फैक्टर होंगे इसके वे सब कैसे होंगे, सभी के सभी फैक्टर होंगे वो कैसे होंगे, विषम होंगे। कैसे होंगे, विषम होंगे। एक भी इसका फैक्टर ऐसा नहीं होगा जो कि सम हो। समझ रहे हैं आप। चलिए अब अगर आपको सम फैक्टर निकालना है तो 9 - 9 मीन्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ होता है। हाँ, तो इसका गुणनखंड हम लोग निकाल लिए। 3 × 3 9 फैक्टर होंगे इसके। इसमें कोई सम संख्या नहीं है, इसलिए सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई सम संख्या है ही नहीं। तो उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब विषम गुणनखंड निकालना है तो कुल गुणनखंड जितने हैं उसमें से सम गुणनखंड घटा देंगे तो इनसे कितना हो जाएगा, 9। तो कभी ऐसी संख्या आ जाए, मैंने इसीलिए ये प्रश्न दिया था क्योंकि ये रूल को फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसमें सम संख्या है ही नहीं। सम संख्या अगर प्राइम फैक्टर में न मिले तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। अगर किसी को डाउट हो तो इस पे चेक कर सकता है। ये किससे कटेगी, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ये 5 से कटेगी और कितने बार में कटेगी, तो 845 बार में कटेगी। ठीक है, फिर ये संख्या 25 से कटेगी और कितने बार में कटेगी, 169 बार में कटेगी। फिर ये संख्या 25 × 13 से कटेगी, 25 × 13 से कोई एक संख्या होगी और कितने बार में कटेगी, तो ये 13 बार में कटेगी। ठीक है, अब ये संख्या 13 से भी कटेगी। अच्छा ठीक है, 13 से कटेगी तो 25 × 13 बार में कटेगी। फिर ये संख्या देखिए 13 13 169 से भी कटेगी। ठीक है, और ये संख्या किससे कटेगी, 4225 से कटेगी।
और ये संख्या 1 से भी कटेगी। तो इस प्रकार हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 गुणनखंड मिलेंगे। और 9 के 9 गुणनखंड कैसे होंगे? विषम होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं आया इसके फैक्टर में जो कि 2 हो। 2 ही तो है एक प्राइम फैक्टर, इसके अलावा तो कोई प्राइम फैक्टर है नहीं। तो इसमें 2 नहीं है, मतलब कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 0 है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसको अगर आप लोगों ने क्यूब याद किया होगा तो ये 12 का क्यूब है, मतलब इसका गुणनखंड करेंगे तो 12 गुणे 12 गुणे 12 होगा। मतलब कि 2 दूनी 4 तिया 12, ऐसे ही 2 दूनी 4 तिया 12, फिर 2 दूनी 4 तिया 12। ऐसे आप गुणनखंड निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं। 2 का पावर 6 और 1 2 3 3 का पावर 3। ठीक है, अब इसमें करना क्या है? गुणनखंडों की संख्या अगर ज्ञात करनी है, नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करना है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, और इसमें 1 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा। मतलब इसके कितने गुणनखंड होंगे? 28 गुणनखंड होंगे। ठीक है, और सम और विषम अगर खोजना है तो हम लोग क्या करेंगे? 2 का पावर 6 है, 3 का पावर 3 है, तो सम वाले में क्या कर देते हैं? सम को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और विषम में 1 क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। मतलब 3 1 4 हो जाएगा, सम वाला ऐसे ही रह जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा? सम गुणनखंड मिलेंगे इसके। ठीक है, तो कितने हो गए? सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 24। अब विषम गुणनखंडों की संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है तो टोटल कितना हुआ था? 28। 28 में से सम कितने हैं? 24। विषम गुणनखंड कितने होंगे? 28 में से 24 माइनस कर लेंगे तो कितनी होगी? विषम गुणनखंडों की संख्या 4 होगी। ठीक है।